नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ऑप्शनल टेबल ऑफ जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C के कौन कौन से ऐसे टेबल हैं जो ऑप्शनल हैं, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आज बात करेंगे जो ऑप्शनल टेबल है जीएसटीआर 9 और 9C की, उसके बारे में। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टैक्स सारथी। सो दोस्तों, टैक्स सारथी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न की, जो कि इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और चलिए चलते हैं एनुअल रिटर्न के अंदर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शनल टेबल जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या है। फिर बात करेंगे 9C पे कि ऑप्शनल टेबल क्या क्या है। तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न पे आ जाते हैं। एनुअल रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 पे आ गया और 2021 पे आने के बाद यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाऊँगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद नो पे क्लिक कर लिया दोस्तों। नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया और ऑप्शनल टेबल के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टेबल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शनल टेबल के बारे में बात करें तो आप दोस्तों देखो, यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट की डिटेल अलग अलग है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन ये दे रखा है कि आप चाहे तो डेबिट नोट या अमेंडमेंट या क्रेडिट को नेट ऑफ करके लिख सकते हैं, मतलब माइनस करके नेट वैल्यू आप लिख सकते हैं, चाहे वो B2B वाली सप्लाईज हो या जीरो रेट सप्लाई हो या SEZ वाली सप्लाई हो या डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई हो। आप चाहे तो क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट को ऐड या लेस करके नेट ऑफ वैल्यू ले सकते हैं। आपको अलग अलग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल्स को देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5 में क्या ऑप्शनल है। टेबल नंबर 5 के अंदर भी सेम वही है। यहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट सप्लाई की डिटेल देनी होती है। SEZ के अंदर आपने कोई सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी डिटेल देनी होती है। जीरो रेट सप्लाई की डिटेल देनी होती है। नील रेटेड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। यहाँ भी आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट अलग अलग देना होता है। तो गवर्नमेंट ने इसको भी ऑप्शनल किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स को लेस करके या ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग नेट ऑफ वैल्यू दे सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। इसी प्रकार से टेबल नंबर 6 के अंदर बात करें तो टेबल नंबर 6 में आपको यहाँ पे इनपुट एक्स क्रेडिट का बाइफरकेशन देना होता है कि आपने जो ITC लिया इनपुट से कितना है, कैपिटल गुड से कितना है, इनपुट सर्विस से कितना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने राहत ये दे दी है कि आप कैपिटल गुड का तो अलग से आपको बाइफरकेशन देना होगा, और इनपुट सर्विस के अंदर आप चाहे तो इनपुट वाले रो में सारा का सारा रिपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल दे दिया है गवर्नमेंट ने, या फिर आप अलग अलग सबकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेबल नंबर 6 की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 7 में। टेबल नंबर 7 के अंदर यहाँ पे आपको इन सब का रिवर्सल जो है अलग अलग देना होता है। ट्रेंड 1 का भी, ट्रेंड 2 का भी अलग अलग रिवर्सल देना होता है, और यहाँ पे आपको अदर रिवर्सल देना होता है। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 8 के बारे में। टेबल नंबर 8 के अंदर यहाँ पे आपको जो ITC आपने पिछले साल का इस साल लिया है, ठीक है, यानी 20-21 का 21-22 के अंदर अप्रैल से सितंबर के बीच में लिया है, तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देनी होती है। फिर उसके बीच का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर जो ITC अवेलेबल है, जो अवेल नहीं किया, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। टेबल नंबर 8 के अंदर भी कुछ खास नहीं है। आगे बात कर लेते हैं टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 के अंदर जो आपका टैक्स पेबल बना वो आता है। फिर टैक्स पेड जो आपने किया है 3B के जरिए, उसकी डिटेल आती है, कितना आपने टैक्स पेड किया और कितना टैक्स पेबल बना पिछले साल में 20-21 में, उसकी डिटेल आती है। ये ऑटोमेटिक ही आता है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। टेबल नंबर 10-11 की बात करते हैं तो यहाँ पे 10-11 में ऊपर आप अमेंडमेंट की डिटेल देते हैं 10 के अंदर कि सप्लाई अगर आपने बढ़ाई अमेंडमेंट करो तो ऊपर डिटेल देंगे, जैसे नेट ऑफ डेबिट नोट। इसी प्रकार से अगर आपने सप्लाई घटाई है नेट ऑफ क्रेडिट नोट तो उसकी डिटेल देते हैं। पिछले साल का ITC अगर इस साल रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल 12 नंबर पे आती है, और 13 नंबर पे पिछले साल का ITC इस साल क्लेम किया है तो 13 नंबर टेबल के अंदर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 के अंदर आपका जो टैक्स पेबल बना है और कितना पेड किया है उसकी डिटेल आती है। 10-11 में जो आपने रिपोर्टिंग करी है उसकी वजह से टैक्स पेबल कितना बना और कितना पेड किया है उसकी रिपोर्टिंग करती है। टेबल नंबर 15 की बात करें तो रिफंड्स की डिटेल देनी होती है आपको कि रिफंड कितना क्लेम किया, पेंडिंग कितना है, सेक्शन कितना हुआ है, डिमांड या टैक्स कितना है, डिमांड पेंडिंग कितना है। तो ये टेबल नंबर 15 ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं।
इसी प्रकार से टेबल नंबर 16 की बात करें तो ये भी ऑप्शनल है। इसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से जो सप्लाई रिसीव करी है या ऐसी सप्लाई जो आपने जो वर्कर के पास भेजा हुआ है, गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा हुआ है जो वर्कर के पास, तो डीम्ड सप्लाई कोई है आपकी तो उसकी डिटेल देनी होती है। ये भी 16 नंबर भी ऑप्शनल है। 17 नंबर में आपको HSN की डिटेल देनी होती है, आउटवर्ड सप्लाई की, ये भी ऑप्शनल है। और 18 नंबर में आपको इनवर्ड HSN की डिटेल देनी होती है, तो ये भी ऑप्शनल है। तो मतलब की बात करें 15, 16, 17, 18 ये टेबल ऑप्शनल है, चाहे तो आप भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बात GSTR 9 की। जो टेबल ऑप्शनल था वो मैंने आपको बता दिया। अभी बात कर लेते हैं GSTR 9C के अंदर कौन कौन से टेबल्स जो हैं वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। चलिए GSTR 9C पे चलते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया GSTR 9C पे। GSTR 9C पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पोर्टल पे आपको यूटिलिटी के अंदर GSTR 9C को प्रिपेयर करके अपलोड करना होता है। लाइव आप ऑनलाइन पोर्टल पे प्रिपेयर नहीं कर सकते। यूटिलिटी में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टेबल मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 के अंदर यहाँ पे आपको अपने बुक्स का जो टर्नओवर है और जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मतलब कि आपका जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपकी टर्नओवर है और जो आपने GST के अंदर टर्नओवर दिखाई है उसके साथ रिकन्सिलेशन करना होता है। जो आपने एनुअल रिटर्न में टर्नओवर दिखाई है उसके साथ आपको रिकन्सिलेशन करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनबिल रिवेन्यू अलग से आपको रिपोर्ट करनी होती है, अनएडजस्टेड रिवेन्यू जो है वो आपको अलग से रिपोर्ट करनी होती है। कोई क्रेडिट नोट है जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ले लिया है लेकिन GST के अंदर परमिशेबल नहीं है, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे अलग से करनी होती है। और कोई अदर एडजस्टमेंट है तो O वाले टेबल में करते हैं आप। 6 के अंदर रीज़न देना होता है अगर टर्नओवर का कोई मिसमैच है तो। और 7 वाले टेबल के अंदर आपको यहाँ पे जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है यानी जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना उसकी सेल की डिटेल देनी होती है। और 9 से आपको मैच करना होता है आपकी टोटल टर्नओवर। ठीक है, और 8 में अगर कोई अनरिकन्सिलेशन है तो उसका रीज़न देना होता है। 9वें के अंदर आपने जो टैक्स पेड किया है टैक्स वाइज उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी टेबल्स हैं। 10वें में बात करें रीज़न देना होता है। 11वें में बात करें यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन की वजह से आपका टैक्स पेड बना है उसकी डिटेल देनी होती है। 12वें के अंदर यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट का आपको रिकन्सिलेशन देना होता है। ये भी मैंडेटरी है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ITC आपने कितना अवेल किया और बुक्स के अंदर कितना है और कितना क्लेम किया आपने, GSTR 9 में आपने कितना ITC क्लेम किया है, तो ये सब आपको रिकनसाइल करना होता है 9C के अंदर। ठीक है, तो ये भी मैंडेटरी टेबल है, टेबल नंबर 12। अगला बात कर लेते हैं टेबल नंबर 13 में अनरिकन्सिलेशन कोई रहता है ITC के अंदर तो उसका रीज़न देना होता है। यहाँ पे बात करें 14 नंबर टेबल के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस वाइज आपको ITC की डिटेल देनी होती है कि परचेज पे ITC कितना है, फ्रेट एंड कार्टेज पे कितना है, पावर एंड फ्यूल पे कितना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कितना है, रेंट एंड इंश्योरेंस का कितना है। तो एक्सपेंसेस वाइज जो ITC की डिटेल होती है टेबल नंबर 14 में देना होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 इसके लिए गवर्नमेंट ने इसे ऑप्शनल कर दिया है, चाहे तो आप इसको भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं, 14 को भरने की जरूरत नहीं है। अगला बात कर लेते हैं टेबल नंबर 15 की। तो यहाँ पे अनरिकन्सिलेशन है कुछ ITC के अंदर तो उसकी डिटेल देनी होती है, उसका रीज़न देना होता है कि भैया अनरिकन्सिलेशन किस वजह से है आपका। अगला बात कर लेते हैं टेबल नंबर 16 के बारे में। तो टेबल नंबर 16 के अंदर आपको जो टैक्स पेबल बना रिकन्सिलेशन की वजह से ITC का, उसकी डिटेल आपको देनी होती है कि अमाउंट कितना पेबल बना है आपका अनरिकन्सिलेशन की वजह से। टेबल नंबर 16 हो गया दोस्तों। इसके अंदर पार्ट भी जो है, जो सर्टिफिकेशन होना है CA के द्वारा, वो रिमूव कर दिया गया। वो कब दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है खुद ही सेल्फ सर्टिफाइड करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे GST नंबर लिखते हैं। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर लेने के बाद यहाँ से 20-21 लेंगे। जब तक आप फाइनेंशियल ईयर नहीं लेंगे पार्ट भी हटेगा नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 ले लिया। ये सब भरना चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं इसको। अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पे 16 के बाद टेबल ये बनता है। यहाँ पे एडिशनल लाइबिलिटी जो आपका है, ठीक है, अनरिकन्सिलेशन की वजह से या नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता था CA के द्वारा जो सर्टिफिकेशन आता था पार्ट बी, वो नहीं है इसके अंदर। इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक इससे CA सर्टिफिकेशन हटा दिया है। अब टैक्स पेयर खुद से ही सेल्फ सर्टिफाइड करके GSTR 9C को भरेगा। दोस्तों इसके लिए भी आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जैसे CA की, क्योंकि यहाँ पे जो 9C है वो आपको अपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और अपने बुक से मैच करना होता है।
तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रोफेशनली है, उनको पता होता है कि क्या लॉ है, क्या प्रोविज़न है, उसके रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं प्रोविजंस को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे, तो बाद में अगर कोई एडिशनल लाइबिलिटी बनती है, एडिशनल पेनल्टी बनती है, तो वो भारी पड़ सकता है आपको। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि 9C अपने CA से ही भरवाएं, खुद से भरने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एडिशनल लाइबिलिटी है, ये आपको यहाँ पे एडिशनल लाइबिलिटी अगर अनरिकंसिलेशन होता है तो इसको आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था GSTR 9 और 9C के कुछ ऑप्शनल टेबल जो मैं आपके सामने लेकर आया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।